हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेट टू पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ये सेट टू जो है, ये सेट टू है। इसमें खंड आ 1 से लेकर के और 21 तक, 21 में कितने हैं, 4 तक हैं, तो 1 से लेकर के 21 तक सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं पार्ट 2 कर रही हूँ, जिसमें 22 से लेकर के 25 तक सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेट है, इस सेट का नाम है सेट टू है ये। ठीक है, HW सेट है ये, और ये 2024 का सेट है। चलिए, तो मैं आपको इसका 22 का पहला क्वेश्चन समझाती हूँ। क्या है, द्विघात बहुपद। अच्छा, इसमें किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, तो मैं आपको सारे ही करके बताऊंगी। वैसे आपको आंसर जब करना है पेपर में तो 5 खंडों को ही हल करना है, पर मैं आपको सारी करके दिखाऊंगी। तो किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम ये सवाल करके बताते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है, क्या हमें एक बहुपद दे रखा है, तो लिखेंगे बहुपद। बहुपद बराबर दिया हुआ है 3x² - x - 4। ये हमको क्या बहुपद दे रखा है। अच्छा, तो बहुपद को हम क्या मानते हैं, पहले इसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ हमने ये इसको 0 मान लिया। अब इसको हमने 0 मान लिया। ठीक है, तो अब 4 तियां 12, तो 12 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से एक आ जाए। अच्छा, घटाने से ही क्यों आए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। जब यहाँ पर जो चिन्ह होता है, ठीक है, वो चिन्ह देखते हैं। अगर प्लस है तो जोड़ने से ये संख्या बनेगी, और माइनस है तो जो फिर घटाने से ये संख्या बनेगी, ये वाली संख्या। ठीक है, तो 4 तियां 12। अच्छा, 12 के गुणनखंड 4 गुणे 3 होते हैं, तब तो 4 तियां 12 बनता है। और 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो 3x² माइनस, और इस x की जगह 4 - 3, यहाँ पर x - 4 = 0। तो अब 3x² - 4x, ये जो -4 है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और ये x भी अंदर मल्टीप्लाई करेगा। ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो +3x - 4 = क्या, 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन मिलेगा। यहाँ बचेगा 3x और माइनस का 4। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ से 3x - 4 = 0, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि एक जैसा आ गया है तो फिर एक ब्रैकेट में कर लेंगे। और यहाँ क्या, x + 1 है बराबर 0। अब शून्यक निकालने के लिए इन दोनों को हमें अलग अलग 0 मानना पड़ता है। यानी कि 3x - 4 = भी 0, और दूसरा क्या है, x + 1 = भी 0। तो फिर 3x बराबर 4, भाई ये 4 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर x बराबर 4, और ये 3 चला जाएगा अपॉन में। तो एक शून्य तो ये आ गया, दूसरा शून्य यहाँ से निकालेंगे। जो ये 1 लिखा हुआ है, जब ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि जो 2 शून्य थे हमारे पास, तो यहाँ लिख भी देंगे कि 2 शून्य। 2 शून्य कौन कौन से आए हैं x के, एक तो 4/3 और एक -1। अब हम इन सबको अल्फा या बीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हम इसको एक्स लिखें, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो इसको अल्फा बराबर 4/3 एंड बीटा बराबर -1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी थी, तो क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो शून्यांकों का योगफल है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में क्या, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये लिखेंगे। अब शून्यांकों का योगफल, और शून्यांक हमारे पास क्या निकल के आए हैं, भाई ये दोनों शून्यांक हैं। तो यहाँ 4/3 और प्लस, लेकिन यहाँ -1, क्योंकि ये तो माइनस का है तो इसलिए -1 लिख देंगे। तो 4/3, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ -3, तो कह सकते हैं 1/3। तो इसका तो 1/3 आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं क्या आएगा, -x का गुणांक। अच्छा, इनमें देखिए, यहाँ जो हमारा सवाल था ये, उसमें x का गुणांक क्या है, x के आगे कोई संख्या नहीं, मतलब -1। ठीक है, x के आगे कोई संख्या नहीं, मतलब -1। और x² के आगे कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ x माइनस, पहले तो माइनस लगा देंगे। अब -x का गुणांक, अब x का गुणांक क्या, -1 था तो -1 लिख देंगे। और x² का गुणांक कितना, 3 था तो 3 लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस का 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या, सेकेंड नंबर पे क्या निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, और गुणनफल क्या होता है, अचर पद
और बट्टे में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक हमारे पास 4/3 गुणे में कितना, -1 है। 4 की जब 1 से गुणा करेंगे तो -4/3, मतलब इस तरफ तो ठीक आ गया। अब अचर पद, अब इस सवाल में देखिए अचर पद हमारा क्या है, यहाँ देखिए ये -4 है अचर पद। भाई अचर पद ये पीछे जो लास्ट संख्या होती है, तो अचर पद हमारा -4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 3 है, वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अचर पद यानी कि -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो ये भी क्या आ गया, -4/3, ये भी हमारा सत्य प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर भी प्रूफ डाल देंगे, बस ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर नंबर 22 का खा वाला लगाएंगे। तो खा में क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। अब रैखिक समीकरण हमको दे रखी है, एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको दे रखा है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, एक समीकरण तो ये है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण है 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7, ये दूसरी समीकरण है। तो हमारे पास दो समीकरण ये दे रखी हैं। ठीक है, अब इस समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाए। जब यहाँ 4 4 होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इस समीकरण में क्या 2 से गुणा करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 ऐसे दिखा देते हैं। तो जो समीकरण 1 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई यहाँ लगाना है, मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं, मतलब पूरी समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तियां 6y बराबर 2 कम 2 और 2 तियां 6 यानी 2.6 आ गया। ये समीकरण ऐसे ही लिख देंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इन समीकरण को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक जैसा है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब ये जो माइनस वाला चिन्ह है और ये माइनस वाला चिन्ह है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है हमें, ये चिन्ह और ये चिन्ह लेना है। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये 6 है, ये 5 है, तो 6 और 5 11, तो 11 का 1, 1 कैरी, 0 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, 1 कैरी जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1.1 आ गया। तो ये प्लस का ही रहेगा। यहाँ y बराबर, इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे क्योंकि इस चिन्ह को तो देखना नहीं है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 7 6 13, 13 का 3, 1 कैरी हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो कहने का मतलब है y बराबर 3.3, और ये जो 1.1 है अपॉन में चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यानी कि 11 एकदम 11, 11 3 33, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो फिर y बराबर कितना, 3 आ जाएगा। y की वैल्यू हमने 3 निकाली है। अब किसी भी एक समीकरण में तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रख लेते हैं। और समीकरण 1 है क्या, 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये क्या है, ये समीकरण 1 है। इसमें y की जगह 3 रख लेंगे, यानी कि 0.2x तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 0.3 ऐसे लिखा रहेगा, और y की जगह पर क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई लगाकर ये वाला 3 रखेंगे, ये 1.3 है। अब 0.2x, यहाँ पर 3 3 9, यानी कि 0.9 बराबर कितना, 1.3। तो फिर 0.2x बराबर 1.3, और ये माइनस में जाएगा, यानी कि 0.9 ये माइनस में चला जाएगा। फिर 0.2x, अब 1.3 से 0.9 घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो फिर x बराबर 0.4, और ये बटे में आएगा क्या, 0.2। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 आ जाएगा। तो फिर x की वैल्यू कितनी, 2 आ रही है। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। बस एक पास मान लिख देंगे क्या, x बराबर 2 और y बराबर कितना, 3, तो ये आंसर हो जाएगा। अब 22 का गा वाला पार्ट लगाएंगे, और गा पार्ट में क्या है, सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। मतलब कोई वाह्य बिंदु लेना है, एक वृत्त लेना है, और वृत्त में एक वाह्य बिंदु लेना है। उस बिंदु से जो वृत्त पर हम स्पर्शी खींचेंगे तो उन स्पर्शी की लंबाइयां बराबर होनी चाहिए, हमको ये प्रूफ करना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए आपको लगाकर बताते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, और चित्र में क्या, एक वृत्त हमें दिया है, वृत्त दिया है, एक हमें सेंटर पॉइंट ओ पता है, और क्या पता है, वाह्य बिंदु पता है। ठीक है, इतना पता है हमको। तो इस हिसाब से एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ साइड में बना लेते हैं। ये वृत्त है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है, और कोई बाह्य बिंदु पी है। पी हम यहाँ ले लेते हैं, कोई बाह्य बिंदु पी है,
P से दो स्पर्शी यानी कि ऐसे यहाँ बाहर टच करनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा अंदर हो गया था लेकिन ये बाहर टच करनी चाहिए थी, ऐसे जैसे ये सही बना है। अब ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे त्रिज्या के रूप में यहाँ ऐसे, तो ये हमने ऐसे ऐसे बनाया है, ये हमको पहले से नहीं पता था, ये हमने ऐसे ऐसे बनाया है, इसको भी ऐसे ऐसे हमने मिला दिया है, ठीक है। अब ये चित्र हमको इतना पता है। अच्छा, इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R। और हमको इसमें क्या क्या दिया है, जो दिया है वही लिखेंगे। क्या दिया है इसमें, दिया है, क्या दिया है कि केंद्र O वाला एक वृत्त, एक वृत्त, ये हमको दिया है। और क्या दिया है, एक बाह्य बिंदु, एक बाह्य बिंदु P, ये भी हमको दिया है। और क्या दिया है कि P से वृत्त पर दो स्पर्शी, ये भी हमको पहले से ही गिवन है। दो स्पर्शी कौन कौन सी, PQ तथा PR, हमको ये दो स्पर्शी पता है। अब उपपत्ति कैसे करेंगे भाई, ये तो दिया हुआ है। अब उपपत्ति में क्या लिखते हैं, अगर ये उपपत्ति नहीं लिखना है तो यहाँ आप हल भी डालकर लिख सकते हैं। उपपत्ति में क्या, कि सबसे पहले ये जो OP है, OP इसको हमने मिलाया था, OP को मिलाया था, फिर किसको, OR को मिलाया था, OQ को मिलाया था, तो OQ को मिलाया तथा OR को मिलाया, ठीक है। ये हमने इसको जो कंस्ट्रक्शन किया था मिलाने वाला वो यहाँ पर लिख दिया, किसको किसको मिलाया और क्या क्या दिया था पहले वो लिखा, किसको किसको मिलाया वो लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं कि ट्राइंगल, अब इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये है, अच्छा ये वाला तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जब स्पर्शी और त्रिज्या एक दूसरे को जहां पर मिलती हैं, जहां पर टच होती है, वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब दो एंगल, ये और ये एंगल हमको लेने हैं। तो अब OQP, ठीक है, OQP यानी ये वाला एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा है, ORP, ये वाला एंगल ORP, ठीक है। और ट्राइंगल कौन सा है, ORP में दो ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इसमें क्या क्या हमको पता है कि जो ये OQ है वो OR के बराबर है क्योंकि त्रिज्याएं हैं। तो फिर OQ बराबर OR, ये त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, त्रिज्याएं, ये तो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और हमें क्या पता है कि OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है, तो ये उभयनिष्ठ क्योंकि ये दोनों के लिए है, तो उभयनिष्ठ लिख देंगे इसको। और हमें क्या पता है कि एंगल OQP बराबर ORP, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों 90 डिग्री के एंगल है भाई। OQP मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, हमको पता है पहले से, इस वजह से इसको भी यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, अब देखिए ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर ये दोनों यानी कि OQP सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम है, ORP के, किस रूल से, SAS सर्वांग समता, सर्वांग समता से, यानी कि साइड एंगल साइड से। जब ये सर्वांग सम है तो अतः हम ये कह सकते हैं कि PQ बराबर PR, इसका मतलब कि PQ है ये PR के बराबर हो जाएगा। और किस रूल से भाई, CPCT रूल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द ट्राइंगल रूल से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। इस पर बस इतना ही प्रूफ करना था और यहाँ पर क्या प्रूफ डाल देंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का घ पार्ट है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। तो कोई ABC है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लेना है कि ADC जो है BAC के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो ये एंगल है दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि CA का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके, CB मल्टीप्लाई CD, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले चित्र ही बनाते हैं, और चित्र कैसे बनेगा, तो पहले ABC बनाते हैं, ABC की कोई भुजा BC, उस पर कोई बिंदु D बनाते हैं। तो इतना बनाते हैं चित्र में। सबसे पहले तो चित्र बनाते हैं, ये हमने कोई ट्राइंगल ले लिया, हमने ये कुछ ट्राइंगल ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ABC, ठीक है, हमने इसको माना है ABC। तो अब BC पर कोई बिंदु D, तो D कहीं पर ले सकते हैं, यहाँ पर D ले लिया हमने, चलो यहाँ D ले लिया क्योंकि मिड पॉइंट तो बोला नहीं, तो कहीं पर ले सकते हैं, यहाँ इस तरफ भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर ले लिया। अब ये डी इस प्रकार है कि ए डी सी, तो ए डी सी मतलब ऐसे एक लाइन खींची जाएगी, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ए डी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये बी ए सी के इक्वल है, तो बी ए सी यानी इस पूरे के इक्वल है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ये वाला एंगल है इस पूरे के इक्वल है। अच्छा, इसमें दो चित्र अगर हम बनाना चाहें, इस चित्र के दो चित्र, तो एक चित्र तो ये बड़ा वाला है, मैं छोटे छोटे दो चित्र बना रही हूँ इसके। एक तो चित्र ये बड़ा वाला है ए बी सी, ठीक है, एक तो ये बड़ा वाला चित्र है क्या ए बी सी, तो जिसमें ये एंगल है। अगर ये छोटा चित्र बनाए हम, छोटा चित्र फिर ऐसे बनेगा हमारा, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये चित्र बनेगा छोटा वाला, यानी कि डी यहाँ, सी यहाँ और ए यहाँ, एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। अब इस चित्र को अगर हम उल्टा करके बनाना चाहें, ठीक है, इसी चित्र को अगर हम उल्टा करके बनाना चाहें, तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये ऐसे ऐसे और ऐसे कुछ ऐसे चित्र बनेगा। तो उस कंडीशन में डी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चित्र इसके बनेंगे। वैसे तो इससे ही काम चल जाएगा वैसे तो इससे ही काम चल जाएगा बड़े वाले चित्र से, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको बना दिए। तो ये जो चित्र है ये मैंने यहाँ अलग से बनाया, इस चित्र को उल्टा करके बनाया मैंने। तो ये और ये चित्र से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इसको बनाना था। चलिए, तो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे, जो जो हमको दिया हुआ है। यहाँ से लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये हमको दिया हुआ है, तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि, ये हमको पहले से मालूम है कि ADC बराबर है BAC के, ये हमको पहले से पता है। तो जब ये पता है, अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन से? ABC। एक तो ABC मतलब ये पूरा ट्राइंगल हमने ले लिया, और दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं? और ADC ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पता है कि BAC बराबर ADC, भाई ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये हमको पहले से पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो ये तो हमको दे रखा है। और उभयनिष्ठ क्या है? जो ये वाला एंगल है दोनों में उभयनिष्ठ है। अगर हम ये चित्र बनाते हैं तब भी ये एंगल मिलेगा, और अगर ये छोटा चित्र बनाते हैं तब भी ये एंगल मिलेगा, मतलब दोनों में ये वाला एंगल उभयनिष्ठ है। तो इसको भी लिख लेंगे क्या कि BAC, भाई BCA, ओके। तो यहाँ BCA, ठीक है, तो BCA हो गया बराबर किसके? DCA, भाई ये वाला एंगल उभयनिष्ठ है तो BCA और DCA। तो यहाँ क्या? DCA, और ये क्या? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ लिख देंगे यहाँ पर। अब जब एंगल एंगल समरूपता होती है तो केवल एंगल एंगल से भी दिखा सकते हैं कि ये समरूप है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल, अतः यहाँ अतः डाल देंगे, अतः ट्राइंगल BAC समरूप है किसके? ADC के, यानी कि BAC पूरा एंगल इस ADC छोटे वाले एंगल के समरूप है। तो इसमें A समरूपता सिद्धांत लगाया हमने, समरूपता से, A समरूपता से, यहाँ ऐसे लिख दिया हमने। अतः इनकी संगत भुजाएं, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। इनकी संगत भुजाएं क्या? समानुपाती होंगी। तो फिर जब संगत भुजाएं समानुपाती लेना है तो कौन कौन सी भुजाएं? अब इस चित्र में और इस चित्र में देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है हम किस चित्र की बात कर रहे हैं? एक तो ये वाला चित्र जो ये दे रखा है चित्र, ये वाला, और एक ये वाला चित्र, इन दो चित्र की बात करेंगे। तो ये AC अपॉन में क्या? DC या CD, तो AC अपॉन CD हम ये लिख सकते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती यानी कि AC, और अपॉन में क्या? ये CD लिख दिया, बराबर में क्या? अब दूसरा हम ये ले रहे हैं CB ले रहे हैं, तो अपॉन में क्या लेंगे? AC लेंगे। फिर CB अपॉन में क्या लेंगे? AC लेंगे। तो बस यही हमको प्रूफ करना था, हो गया। AC की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो AC मल्टीप्लाई AC, तो यहाँ क्या है? CB मल्टीप्लाई क्या? CD हो गया, तो AC क्या? AC स्क्वायर हो गया, और यहाँ CB मल्टीप्लाई CD, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। और शायद यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए इतना ही हमको प्रूफ करना था, CA स्क्वायर बराबर CB मल्टीप्लाई
सी डी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका अड़ा वाला लगाते हैं। अच्छा, अड़ा में क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल तो ठीक है, बारंबारता भी ठीक है, हमें एक संचयी बारंबारता और चाहिए होगी, तो पहले इसका टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर नंबर 22 का अड़ा वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर बारंबारता, और यहाँ पर क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को सी एफ कहते हैं, बारंबारता को एफ कहते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या हमको दे रखा है, वर्ग अंतराल में दिया है 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, फिर 30 से 35, इसी प्रकार 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, इतना हमको ये वर्ग अंतराल में डेटा दे रखा है। और बारंबारता है इसकी 14, यहाँ 56, यहाँ 60 है, यहाँ 86 है, यहाँ 74 है, यहाँ 62 है, और यहाँ 48 है। तो ये हमको बारंबारता दे रखी है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे, यहाँ पहले 14 लिखा रहेगा, चौदह में 56 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 हो जाएगा। 70 में 60 जोड़ेंगे तो 6 7 13 यानी 130 हो जाएगा। 130 में 86 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ तो 6 हो जाएगा, और 8 और 3 11, और यहाँ 2 यानी कि 216 हो जाएगा। अब 216 में अगर हम 74 जोड़ेंगे, 6 4 10, 7 1 8 1 9, और यहाँ 290 हो जाएगा। अब 290 में हम कितना 62 जोड़ेंगे, तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, 9 6 15 का 5, एक हासिल, यहाँ 3 352 हो जाएगा। अब यहाँ 352 में 48 जोड़ेंगे, तो 352 में 48 जोड़ेंगे तो ये पूरे 400 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 400। अच्छा, अब इसमें लाइन खींच देते हैं पटरी से। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो है ये n की वैल्यू है, यानी कि n बराबर कितना 400 आ रहा है, तो इसका मतलब n/2 कितना हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा। n/2 200 हो जाएगा। अब जब n/2 200 है तो यहाँ देखेंगे 200 किसके अंतर्गत आएगा, तो 200 यहाँ इसके अंतर्गत आएगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसके जस्ट ऊपर जाना है, उसको देखना है। ये हमारा सी एफ हो जाएगा, क्या, ये सी एफ है। अब इसके जस्ट सामने जाना है, ये हमारा एफ है, इसके और जस्ट सामने जाना है, ये हमारा क्या, एल हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर लिमिट हो जाएगी। सारी चीजें नोट कर लेंगे, क्या, एल बराबर 30 लोअर लिमिट, एफ बराबर 86 86, और सी एफ बराबर कितना 130। ये हमने सारी चीजें नोट कर ली। अच्छा, एच भी लिखना है इसमें, तो यहाँ एच लिख लेते हैं। एच जो है वर्ग अंतराल यानी कि 5, एच की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। बस अब माध्यक का फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे माध्यक बराबर एल प्लस n/2, ये n है, ठीक है, सी एफ अपॉन में क्या, एफ मल्टीप्लाई में एच, ये हमारा फार्मूला लिख गया। अब मान रख देंगे, एल की वैल्यू कितनी 30 है, तो यहाँ 30 लिख देंगे, प्लस n/2, एन की वैल्यू n/2 की वैल्यू क्या 200 है, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, माइनस सी एफ, और सी एफ हमने कितना 130 निकाला है। ठीक है, सी एफ का मान अभी अभी 130 निकाला है, तो 130 लिख देंगे, बटे में एफ, और एफ कितना हमारे पास 86 है, तो यहाँ 86 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई में एच, और एच का मान कितना 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 30 प्लस, और 200 से 130 घटाएंगे तो कितना 70 आ जाएगा, 70 बटे यहाँ कितना 86, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं 2 से, तो 2 चौके 8, 2 3 6, 43 आ गया। इसको भी 2 से कट कर लेते हैं, तो यहाँ 35 आ जाएगा। तो अब 30 प्लस, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर 25 25, और 5 3 15,
16 17, तो यहाँ 175 आ जाएगा। यहाँ 43, अब 43 को इसमें कर लेते हैं डिवाइड, तो 43 डिवाइड बाई 175, ये लगभग कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार लगभग जा रहा है। 4 3 12 और 4 चौके 16, 1 17, हाँ ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पर अभी 30 है, यहाँ संख्या कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक 0 और लगा लेंगे, 300 हो जाएगा। अब ये लगभग जाएगा, अब ये लगभग 7 बार जाएगा, तो 7 3 21 और 7 चौके 28, 29 30, 301 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में हम 7 तक लेंगे, वैसे 6 टाइम जाता है ये, फिर यहाँ एक बार और जाता है 8 या 9 बार। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट में हमने यहाँ पर 7 ले लिया है, तो इसका जो डिवाइड आया है 4.07, ये डिवाइड आया है इसका। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 में पहले 4 जोड़ेंगे, 34 हो जाएगा, और 0.07, तो ये हमारा माध्यक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर डाल देंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 22 का ये 4 वाला पार्ट लगाएंगे। इसमें क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी एक पासे को एक बार उछालना है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी किसकी, एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए, और दूसरा क्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो ये पासा होता है, अच्छा इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे, तो लिखेंगे पासे पर प्राप्त कुल संख्याएं। अब कुल संख्याएं कितनी होती हैं, बस पर 6 संख्याएं कुल होती हैं। 6 कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6, यानी पासे पर कुल संख्याएं 6 होती हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो टोटल 6 संख्याएं ना, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या ये हमको प्राप्त करना है, ये हमको प्राप्त करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो अच्छा इसमें देखिए, इसमें कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, 2 को अभाज्य मानते हैं, 3 को अभाज्य मानते हैं, और 5 को भी अभाज्य ही मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कितनी है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं बराबर कितनी है, यहाँ पर 6 है भाई, इनको सबको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं ही तो है, तो कुल संख्याएं 6 हैं। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो यहाँ पर लिख भी देंगे क्या, अभाज्य संख्याएं और बटे में क्या, कुल संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कितनी यहाँ पर 3 है, और कुल संख्याएं 6 है, कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा सेकंड में क्या बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 2 और 6 के बीच संख्याएं, तो 2 और 6 के बीच संख्याएं कितनी है, अब यहाँ देखिए 2 के बाद में 3 4 5, 2 और 6 के बीच में 3 ही संख्याएं तो है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ कितनी संख्याएं लिखेंगे, 3 लिखेंगे भाई, 3 ही संख्याएं हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 2 और कुल संख्याएं तो हमें पता है कि 6 है, तो बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ऊपर लिख चुके हैं। 2 और 6 के बीच संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे, 2 और 6 के बीच संख्याएं और बटे में क्या, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, पहले तो ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ इस तरफ लिख देते हैं, 2 और 6 के बीच कितनी 3 संख्याएं हैं, और कुल संख्याएं 6 हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कहने का मतलब है 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, ये भी एक आंसर हो गया और ये भी एक आंसर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 23 लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है,
अच्छा 23 में दो हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक अथवा है, तो पहले ये लगाते हैं अथवा, और आपको सिर्फ इसमें से एक ही करना है पेपर में, ठीक है, या तो आप ये करेंगे या फिर ये। हम आपको दोनों ही लगा के समझाएंगे कि दोनों के आंसर कैसे आएंगे। तो पहला देखते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल, अब प्रथम 8 पदों का योगफल बोला है 64, तो बस यहीं से शुरुआत करते हैं क्या, कि लिखेंगे प्रथम 8 पदों का योगफल बराबर क्या 64 दे रखा है, ठीक है। और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, ठीक है, ये बाद में लिख लेंगे। तो श्रेणी का प्रथम और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। प्रथम 8 पदों का योगफल और प्रथम n पदों का योगफल होता क्या है भाई, n/2, प्रथम n पदों का योगफल, फार्मूला यही तो लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो लगाते हैं, और बराबर में क्या, यहाँ 64 दिया है, लेकिन 8 बोला, यानी n की वैल्यू 8 हमको दे रखी है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/2 2a प्लस यहाँ पर भी 8-1 इंटू डी बराबर कितना 64, इसको कट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 से ये 64 भी कट हो जाएगा, तो सीधे कट करते हैं या फिर इसको अपॉन में ले जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2a प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8-1 तो 7d हो जाएगा 64, ये जो 4 है ये अपॉन में चला आएगा, इसको भी कट कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 और यहाँ 2 बचेंगे 24, 4 छंग 24, यानी कि जो पहली इक्वेशन बनेगी वो 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन के आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दोबारा बोला था कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो बस यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रथम 17, ये 17 बनाया है, 17 पदों का योगफल, तो प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो ये लिख लेंगे। तो अब इसमें भी वही है, अब 17 पदों का योगफल यानी n की जगह 17 रखना है, तो n/2 मतलब 17/2, फिर क्या 2a प्लस n-1 यानी 17-1 इंटू डी, ठीक है, सेम वही फार्मूला जो हमने अभी अभी ऊपर लगाया था। तो यहाँ 17/2 और यहाँ से क्या 2a प्लस यहाँ क्या 16d बराबर में 289। अब 17 जो है यहाँ अपॉन में ले जाते हैं, तो अच्छा इन दोनों से 2 कॉमन भी ले लेते हैं, इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर ना भी कॉमन लेते हैं, ऐसे रहने देते हैं। तो 2a प्लस 16d और जो ये 2 अपॉन में है, फिर 2 हमें उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये 17 अपॉन में ले आते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो 289 और ये जो ये 2 है ना 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 17 यहाँ अपॉन में चला आएगा, तो 17 बन जाए 17 और यहाँ 17 बन जाए 17 और 17 7 जा 119, यानी कि 17 आ जाएगा, यहाँ पर इसको कट करेंगे 17 आ जाएगा। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू क्या 17 दूनी 34 34, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को एक पास लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्या 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू क्या 16 और दूसरी है 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू क्या 34, और दोनों को हम क्या घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सब जगह माइनस लगा दिया, ये कैंसिल हो गए हैं। अब इसको घटा देंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9d ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का ही बचेगा। अब यहाँ पर 34 में 16 घटाना है, तो 4 में 6 नहीं जाएगा, दहाई लेंगे, 14 14 में 6 गया तो कितना 8 बचेगा, और यहाँ 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर d बराबर 18 और जो ये 9 है बटे में आ जाएगा, तो 9 बन जाए 9 9 2 जा 18, ठीक है। तो फिर d बराबर कितना 2, यानी कि जो सार्व अंतर था वो निकल के आ गया है। अब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, यहीं लिखते हैं, चलिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी कौन सी थी, लिखेंगे 2a प्लस 7d बराबर 16, तो यहाँ से 2a तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2 है, 2 लिख लेंगे, यहाँ क्या 16 बराबर में 16, 2a प्लस यहाँ कितना 14 बराबर 16, तो 2a बराबर 16, 14 वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो फिर 2a बराबर, और 16 में अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, तो फिर a बराबर 2, यहाँ जी तो
अब जो ये 2 है ये बटे में आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि a बराबर कितना 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ साइड में इसका आंसर लिख देंगे क्या, कि प्रथम पद तो प्रथम पद को a कहते हैं, तो प्रथम पद a बराबर 1। ठीक है, और क्या लिखेंगे, सार्व अंतर d बराबर कितना 2। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा वाला पार्ट लगाएंगे। अथवा में क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जो स्पीड है वो एक समान है। ठीक है, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि जो पहले चाल थी, तो जब दोबारा चाल बताई जा रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बताई जा रही है, तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। तो जो पहले यात्रा थी उसमें 1/2 घंटा हमको घटाना है, अगर चाल इतनी होती तब, और दोनों को इक्वल करना है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है वही मानेंगे। तो लिखेंगे क्या, कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली है। और दूरी हमको पहले से पता है, दूरी कितनी है 180 किलोमीटर। अच्छा, दूरी ये है, चाल ये है, तो फिर समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में क्या, चाल, यही तो समय होता है। दूरी कितनी है 180 और चाल क्या है x। पुनः दोबारा कहा है, पुनः, ठीक है, पुनः ये बोला है कि अगर चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो पुनः जो चाल है अगर उसमें हम x+5 कर दें, यानी कि अब जो चाल है वो x+5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस कंडीशन में समय क्या हो जाएगा भाई, दूरी तो वही रहेगी, तो फिर समय क्या हो जाएगा, समय 180 बटे x+5, फिर समय ये हो जाएगा भाई दूरी बटे चाल, दूरी तो यही रहेगी और चाल जो है यहाँ पर बढ़ गई हमारी। लेकिन प्रश्नानुसार क्या बोला है, कि प्रश्नानुसार कहा है कि जो समय है वो उसी दूरी में 1/2 कम हो जाता है, यानी आधा घंटा कम हो जाता है, यानी कि जो पहली दूरी है उसमें आधा घंटा कम कर देंगे। तो प्रश्नानुसार 180 बटे x और माइनस क्या 1/2, और बराबर में कितना, बराबर इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब 180 बटे x यहीं लिखा रहेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा माइनस में 180, और यहाँ x+5, और ये जो 1/2 है ये इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इन दोनों से क्या 180 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1/x, और यहाँ 1/x+5 ये बचेगा, और यहाँ 1/2। अब ये जो 2 है ये 180 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कितना 360 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x, और यहाँ कितना x+5, ये हमने एलसीएम ले लिया। ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो x+5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और x यहाँ तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा भाई, 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब 360, और ये जो 5 बचा हुआ है ना, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, जो ये 5 बचा हुआ है 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर। अब ये जो दोनों चीजें हैं यहाँ चली जाएंगी मल्टीप्लाई में 1 के पास, यानी कि x, और यहाँ क्या x+5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आएगा 0, और 5 6 30, 5 3 15 16 17 18, यहाँ यहाँ 1800 हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5x, कुछ ऐसा बन रहा है। अब 1800 इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो इक्वेशन बनेगी x² + 5x - 1800, अब 1800 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से कितना 5 आ जाए। तो या तो नॉर्मली आप श्रीधराचार्य विधि लगा लीजिए, अगर आप वो नहीं लगाना तो अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो उसके गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए हम सीधे गुणनखंड भी कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो नाम 18, यहाँ 0 0, ठीक है, फिर यहाँ 450 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 225 हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे 3 से 21, 5 15, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5 15, 25 आ जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5, तो ये इसके गुणनखंड बन गए। अब इन्हीं में से हमको कुछ ऐसे बनाना है कि घटाने से कितना 5 आ जाए। तो 2 दूनी 4 3 12, अगर ये 12 लेते हैं, 12 12 3 36, यहाँ तक 36 लेते हैं, 25 25, और 25 3 75, 75 में 36 घटाएंगे तो 5 नहीं बन रहा है। कुछ और देख सकते हैं इसमें, 3 3 9 9 15 45, अगर हम इतना लेते हैं 3 3 9 15 45 इतना ही लें, और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 40, हाँ तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ 45, भाई 3 3 9 15 45, तो ये 45 बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 45, तो यहाँ क्या बन गया 40 बन गया, यहाँ 45 और यहाँ 40 है, आपस में घटाएंगे तो कितना 5 आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x² और 5x की जगह पर लिखेंगे 45 - 40,
तो यहाँ लिखेंगे 45x माइनस का 40x, यहाँ माइनस का 1800। अच्छा यहाँ जीरो भी बराबर में बना लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ x प्लस 45 ऐसे लिखेंगे, माइनस इन दोनों से 40 कॉमन ले लेंगे, x यहाँ ये जो माइनस इसको प्लस कर देगा। अब 40 के जब इसमें भाग करेंगे ना तो 45 आएगा बराबर 0। अब ये और ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे 45, ये एक ब्रैकेट में क्या x माइनस 40 बराबर 0। तो अब x प्लस 45 बराबर 0 ये अलग कर देंगे और x माइनस 40 बराबर 0 ये अलग कर देंगे। तो फिर x बराबर कितना माइनस का 45। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्पीड को ना माइनस में नहीं लेते हैं। फिर यहाँ x बराबर कितना 40, फिर ये सही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारा आंसर आएगा कि रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब गोलाकार कांच का बर्तन है और बेलन के आकार की उसकी गर्दन है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। यानी कि जो ये गर्दन है ना, उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो 8.4 सेंटीमीटर दिया है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो हमें ये बताना है कि बर्तन में कितना पानी आ सकता है, मतलब बर्तन का हमें आयतन निकालना है। सीधी सी बात है, उस बर्तन का आयतन निकालना है। तो आयतन किस किस का निकलेगा? उस गोलाकार भाग का और जो बेलनाकार भाग है, दोनों भागों का आयतन ही निकलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। पहले चित्र ही बना देती हूँ यहाँ पर कि चित्र कैसे बनना था। जैसे ये कोई गोलाकार भाग है ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ये कांच का बर्तन ऐसे उसकी गर्दन के रूप में बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके ये मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये बना हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो लंबाई इतनी है, इतनी क्या है? ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। और व्यास, व्यास मतलब ये पूरा इतना, ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि बेलनाकार भाग की लंबाई, लंबाई का मतलब कितना? h, यानी कि ऊंचाई, इसको h से डिनोट करते हैं। तो h कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या, तो ये तो हमको आधार पता है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी इसको r कहते हैं त्रिज्या। यहाँ पहले r बनाते हैं, तो r बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेलनाकार भाग का हो गया। अब जो ये गोलाकार भाग है इसका भी लिखेंगे। तो गोलाकार भाग का, अच्छा गोलाकार भाग की त्रिज्या, हाँ ठीक है, तो गोलाकार भाग की त्रिज्या, और इसको r1 मान लेते हैं, इसको मानते हैं r2, क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं तो इसको r1 मान लिया, तो इसको r2 मान लेते हैं। और ये है, अच्छा ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरा 8.4 है, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है, तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका मतलब ये 4.2 सेंटीमीटर। भाई जैसे इसका आधा करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे क्या कि जो गोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वो r2 है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है ये ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे कि बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे कि बेलनाकार भाग का आयतन और प्लस क्या? गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन ये लिख देंगे। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या है हमारे पास? तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलनाकार भाग का आयतन। लेकिन यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि बेलनाकार भाग में हमने जो त्रिज्या मानी है वो r1 मानी है, प्लस। ठीक है, अब गोलाकार भाग का आयतन है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो गोलाकार भाग की त्रिज्या है उसको हमें यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि हमने 2 माना है, r2। ठीक, अब इन दोनों से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर h प्लस 4/3 और यहाँ r2 की घात 3, और दोनों ये r1 r2 अलग अलग हैं। अब मान रख देंगे, पाई का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब हमें क्या लेना है? 22/7 लेना है। ठीक है, क्योंकि कुछ मान नहीं दिया तो हम 22/7 ले लेंगे।
फिर यहाँ R1 का स्क्वायर, और R1 जो है ये बेलनाकार भाग की तो 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 गुणे 1 और गुणे h हमें कितना लेना है 7 सेंटीमीटर। भाई ये h का मान हमने 7 लिखा है, यहाँ से ये 7 था, तो यहाँ हमें लेना है 7 प्लस 4/3 और R2 की घात 3। अच्छा R2 की घात 3 मतलब हमें कितना लिखना है 4.2 गुणे 4.2 गुणे कितना 4.2, ये हमने लिख दिया क्या R2 की घात 3, इसको हमने 3 बार सीधे लिख दिया। अब इसमें 3 एकम 3 यहाँ से कट कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ आ गया 1.4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी, या एक काम करते हैं कि इन दोनों से ना 7 कॉमन आ रहा है। भाई यहाँ से देखिए 7 कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी 1.4 से हमें 7 कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं क्या 22/7 गुणे 7, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ क्या 4 गुणे, यहाँ हमने 7 यहाँ से कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या 0.2 ही तो बचेगा भाई, जब 7 कॉमन ले लिए तो 0.2 बचेगा, गुणे यहाँ कितना 4.2 और 4.2। अब बस सबकी मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यहाँ से 7 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 22, यहाँ 1 प्लस, अब यहाँ 4 दूनी कितना 8 हो गया, यानी कि 0.8, ये 4 दूनी 8 0.8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 4.2 4.2 साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर 4.2 की मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 1764। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई की है तो आया है 1764, लेकिन पॉइंट कहाँ 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगेगा 17.64, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ये यहाँ पर लगा दिया हमने। अब 8 की मल्टीप्लाई भी सबसे कर देंगे, तो 22 तो अभी लिखा हुआ है, 22 तो ऐसे ही लिख देंगे, 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस और 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 10 51 हासिल 5, 8 सत्ते 56, 56 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 61, 61 का 1 हासिल 6 और 8 एकम 8, 8 6 14, तो ये हो गई मल्टीप्लाई। पॉइंट कहाँ 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है। अब 22 मल्टीप्लाई, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 15 हो जाएगा, तो 15.112 ये आ गया। अब बस 22 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15.112 ये लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो बस यहाँ पर भी यही लिख देंगे 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3, यानी पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो कुल मिला के जो इसका आंसर आएगा 332.464 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ रहा है। तो यानी कि जो बर्तन में पानी कितना भर सकते थे ये पूछा था, तो लिखेंगे बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा बराबर कितना 3 ये 3 है 332.464 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आंसर डाल देंगे, ठीक है। अब आंसर नंबर 24 का अथवा वाला पार्ट है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो कोई खिलौना है वो शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि जो वो खिलौना है वो अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरे खिलौने का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि दोनों का हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, यानी शंकु का और जो अर्धगोला है दोनों का वक्र पृष्ठ निकालना है, उसको जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले चित्र ही बना लेते हैं। तो शंकु बनाते हैं, ऐसे कोई शंकु बना हुआ है, ये शंकु है और ये सेम त्रिज्या वाला कोई अर्धगोला है जिस पर ये रखा हुआ है, अध्यारोपित है का मतलब ये रखा हुआ है, ठीक है। तो खिलौने की जो त्रिज्या है वो ये त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर मतलब आधी इतनी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और संपूर्ण ऊंचाई, पूरी ऊंचाई हमको यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई पता है कितनी 15.5 सेंटीमीटर, हमको ये पूरी ऊंचाई पहले से पता है क्या 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा जब ये 3.5 है इतना, यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये भी तो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 3.5 हो जाएगी। भाई जब ये 3.5 है
तो ये भी 3.5 हो जाएगी। अब ये पूरी है 15.5, तो फिर इतनी कितनी बची, इतनी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना कितना बचा, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये वाला। तो ये कितना बचा, अगर हम 15.5 से 3.5 इतना घटा देंगे तो ये 12 ही तो बचेगा, 12.0, या फिर सिर्फ 12 लिख सकते हैं तो 12.0 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। अब हमें क्या क्या पता है वो लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या दोनों की एक ही रहेगी, तो त्रिज्या को सिर्फ आर ही लिखेंगे, R1 R2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या दिया है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या हो गई, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो भाग की ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या h है, h बराबर कितना दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर, 12.0 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं। अच्छा, वक्र प्रश्न निकालने के लिए हमको L चाहिए होगा, भाई तिरछी ऊंचाई चाहिए होती वक्र प्रश्न निकालने के लिए, तो वो भी कहीं पर निकालेंगे फिलहाल। और हमें क्या दे रखा है, जो ये अर्धगोला है, तो ये भी लिख लेते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, इसको भी आर ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं सेम है, इसलिए R1 R2 नाम नहीं देंगे। अब हमें L निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालना है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम L बोलते हैं, और L बराबर फार्मूला होता है h² प्लस r², ये फार्मूला होता है। तो L बराबर, अब यहाँ h², h क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस तो यहाँ पर क्या r², तो r का मतलब क्या है 3.5 का स्क्वायर, तो फिर L बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 यहाँ लिख के कर लेते हैं 3.5, ये 25 25 और 4 यहाँ 12, तो 1225 आ रहा है यहाँ, 12.25, यहाँ पर 0.5 पॉइंट, यहाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1225 आ रहा है। अब L बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 0.25 तो ऐसे ही रहेगा, 12 इस 44 में, 144 में 12 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 3, 106, यहाँ 5 हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 156.25, 156.25, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे, रूट ऑफ निकालेंगे, तो ये आएगा 12.5, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आएगा। ठीक है, अच्छा वर्गमूल निकालना अगर आप नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे हैं यहाँ साइड में करके। देखिए 156.25 है ये, कैसे, इसका 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, और यहाँ 1 रह गया, तो 1 1 कम 1, यहाँ अब 1 1 2 हो जाएंगे, यहाँ से ये 56 है, ये लगभग 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, तो इसको घटाएंगे, तो घटाने से हमारे पास बचेगा यहाँ 2, यहाँ 1, और ये एक जोड़ा पूरा उतार लेंगे क्या 25, यहाँ कितना इनको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये लगभग 5 बार जाएगा, 55 25, 5 चौके 20, तो 22, 5 दूनी 10, तो 12, देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 2, फिर इसके बाद पॉइंट और 5, तो ये 12.5 ऐसे निकल के आता है ये। तो अब हमें क्या, ये जो पूरा खिलौना है, जो पूरी आकृति है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा ये रफ वर्क था तो इसको ऐसे साइड में कर देते हैं, तो लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर कि शंकु का, यानी शंकुआकार भाग का, या फिर शंकु का वक्र पृष्ठ, और प्लस किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों का वक्र पृष्ठ ही हमको लगाना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl, ठीक है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब इन दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ से πr और यहाँ से πr, तो πr तो कॉमन मिल रहा है, यहाँ सिर्फ l बचेगा और यहाँ 2r बचेगा, भाई 2 बचा और एक r बचा। ठीक है, और पाई का मान हमको, पाई का अच्छा इसमें कोई मान नहीं दिया, तो पाई का मान फिर हम 22/7 ही ले लेंगे, और r की वैल्यू है 3.5, और l हमने अभी अभी निकाला है क्या 12.5, प्लस 2 गुणे और r का मान है 3.5, ये सारी हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, 7 पन्ना 35, यहाँ पॉइंट का 5 आ जाएगा, अब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, तो यहाँ 11.0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 12.5, और ये आपस में जब इनको हम जोड़ेंगे, अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6 1 7, 7.0,
अब यहाँ से 11 गुणे भाई 11.0 का मतलब तो ये 11 हो जाएगा। अब 12 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 12 7 कितना 19, तो 19.5, ये 19.5 हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 पचे 55, पॉइंट लगा देंगे। 11 नंबर 99, 99 5 जोड़ेंगे 104, 104 का 4 हो जाएगा, 10 कैरी, 11 एकम 11, 11 और 10 21, तो यहाँ ये आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे। यानी कि खिलौने का जो क्या पूछा था, खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, यानी कोई एक भवन है उसके शिखर से यानी उसके छत से कह सकते हैं, छत से चढ़ के देखने पर क्या है, एक और कोई भवन है, तो 10 मीटर ऊंचे कोई दूसरा भवन है के शिखर यानी उस शिखर के और उसी के तल के अवनमन कोण 30 और 45 है। यानी कि अगर जब हम ऊपर देखेंगे तो कितना है 30, और जब हम नीचे देख रहे हैं तल में तो 45। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो जो भवन है उसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका चित्र बनाते हैं पहले। तो चित्र कैसे बनेगा, देखिए कोई एक भवन है, वो भवन छोटा है, ठीक है, ये कोई छोटा भवन है, ये एक भवन छोटा है और एक बड़ा भवन लेते हैं ऐसे। तो जब हम इसके ऊपर, इस छोटे भवन के ऊपर यहाँ ठीक है शिखर से देखते हैं, तो इस बड़े भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 है, ठीक है। और यहीं से जब हम यहाँ नीचे की ओर इसी भवन के तल को देखते हैं तो जो अवनमन कोण है, ठीक है, ये अवनमन कोण ऐसे बनता है, तो ये 45 है। जब ये 45 है तो फिर ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये 45 तो फिर ये भी 45 एंगल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चित्र ऐसे बनना था। अब इसमें इसको मान लेते हैं, इसको ए बी सी मानते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, हमने इसको नाम दे दिया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, तो क्या क्या दिया हुआ है, तो ये पूरा अच्छा दे रखा है हमको, कितना ये है 10 मीटर, ये 10 मीटर हमको दे रखा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता और हमें इसको निकालना है। ठीक है, तो ये बहुमंजिला भवन था और ये एक बड़ा भवन है, तो लिखेंगे माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग क्या मान रहे हैं, ऊंचाई h बराबर, यहाँ h भी लिख देते हैं, h बराबर क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने क्वेश्चन मार्क। अच्छा, और हमें क्या पता है, इसको बेस आधार जो है इसको x मान लेते हैं, तो लिखते हैं आधार सी डी बराबर x, इसको हमने x मान लिया है। और ये 10 मीटर हमको पता है, तो भवन की ऊंचाई, यहाँ दूसरा भवन लिख देते हैं क्योंकि भवन 2 है ना, तो दूसरे भवन की ऊंचाई ये है 10 मीटर, हमको इतना सब पता है। अच्छा, एंगल भी पता है, एक तो एंगल ई ए डी पता है, ई ए डी बराबर है 30 डिग्री, और दूसरा एंगल ए सी बी पता है, ये 45 है, तो ए सी बी ये कितना है, ये है 45। ठीक है, अब किस त्रिभुज में, पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, छोटे त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला ए सी बी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, और यहाँ पे भी tan ही लगाएंगे, तो tan कितना 45, तो tan 45 बराबर क्या ए बी और बटे में क्या बी सी, भाई लंब बटे आधार यही तो होता है, तो ये लंब है ये आधार है, ए बी बटे बी सी, tan 45 मतलब 1, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी हमने h माना हुआ है और बी सी को हमने x माना है, तो यहाँ पर x ले लेंगे, x यहाँ चला जाएगा, x बराबर h, x बराबर h, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, क्या डी ई ए, या फिर ए डी ई कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए tan 30, ये डी ई बटे ई ए, भाई लंब बटे आधार होता है, तो इसमें क्या है डी ई और बटे में ई ए। अच्छा, डी ई की वैल्यू हमको पता नहीं, यहाँ देखिए डी ई हमको नहीं पता है, इसको हमने h माना तो ये भी तो h हुआ, फिर इतना भी क्या h हो जाएगा, फिर इतनी दूरी क्या हो जाएगी 10 माइनस h, ठीक है, ये पूरी 10 है, ये h माना है तो ये दूरी 10 माइनस h हो जाएगी।
तो DE जो हमको लिखना था वहां पर हम क्या लिख देंगे 10 माइनस एच, और यहाँ tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और DE की वैल्यू 10 माइनस एच, और EA कितना, ये EA जब ये x है तो ये वाला भी x हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमें x ही मानना है, और हमें ये पूरा h ज्ञात करना था, हमें ये h ज्ञात करना था। तो इसका मतलब ये है कि जो x है उसको h से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1/√3 यहाँ h 10 माइनस एच को यहाँ पर क्या h लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 से हमने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पर लिख भी देंगे। h यहाँ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो h यहाँ, ये h यहाँ मल्टीप्लाई कर गया तो h आ गया, √3 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 10√3 माइनस √3 h, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 3h और h यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो h प्लस √3h, यहाँ क्या 10√3, इन दोनों से h कॉमन ले लेंगे, दोनों से h कॉमन लेंगे तो यहाँ से √3 बचेगा और यहाँ से क्या 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे, 10√3 यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब h बराबर 10√3 और जो ये √3 प्लस 1 है ये अपॉन में ले जाएंगे, क्या √3 प्लस 1। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, h बराबर यहाँ 10√3 और ये √3 माइनस 1 है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, अपॉन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मिला के 3 बनेगा और 1 1 तो 1 भाई, a प्लस बी यहाँ a माइनस बी, h बराबर 10√3 और यहाँ √3 माइनस 1 और अपॉन में 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5√3 माइनस 1, ये आंसर आ रहा है। लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर 5√3 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला पार्ट है, उसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि चिमनी के पाद से बिंदु की जो दूरी है वो 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का चित्र बनाते हैं, क्या कि सबसे पहले एक चिमनी बना लेते हैं, तो चिमनी मान लिया हमने, ये बना लिया, ठीक है, और भूमि पर कोई बिंदु ये मान लिया, तो जो इसकी दूरी है ये, ठीक है, भूमि से इस बिंदु की दूरी यानी कि चिमनी की दूरी इस बिंदु से कितनी है ये हमको दे रखी है, और ये दी है 25 मीटर, ये हमको 25 मीटर पता है, और ये एंगल भी पता है कि ये है 60 डिग्री, और हमको ये ऊंचाई यानी कि चिमनी की ऊंचाई h हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। इसको मान लेते हैं A, B और C, बस जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये तो ऊंचाई h मीटर हो गई चिमनी की, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। और ये जो बिंदु से चिमनी की दूरी है तो लिख लेते हैं CB, इसको दूरी डाल देते हैं, दूरी CB बराबर कितना 25 मीटर, और ये एक एंगल हमको पता है ACB, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ACB कितना है ये 60 डिग्री, ये एंगल भी हमको पता है। तो अब क्या लिखेंगे tan, अच्छा किस त्रिभुज में ACB में, तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, पहले tan काट देते हैं, यहाँ लिखते हैं एंगल किसमें ACB में, और ACB में क्या कि tan 60 बराबर क्या AB यानी कि लंब बटे आधार, और आधार इसका BC है, ठीक है, तो tan 60 यानी कि ये √3 और यहाँ जो AB है वो h हमने माना है, और BC कितना 25 है यहाँ पर, ठीक है, जो ये 25 है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 25√3 बराबर कितना h, तो h बराबर 25√3 और ये h है क्या चिमनी की ऊंचाई, तो बस यहाँ पर लिख देंगे क्या चिमनी की ऊंचाई h बराबर 25√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पड़ रही लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है, तो भूमि से बांधा गया है, भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है यानी कि जो झुकाव बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यानी कि डोरी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करना है, इस पर हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, और पतंग कहाँ है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है।
ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ डाल देते हैं कि कौन सा पार्ट कर रहे हैं। यहाँ आंसर नंबर 25 का अथवा, और अथवा का क्या सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो ये डाल देते हैं। ठीक है, अब चित्र बनाते हैं। तो चित्र कैसे बनेगा, सबसे पहले कोई पतंग है, मान लिया यहाँ पतंग है, यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ भूमि है। यहाँ किसी बिंदु से इसको बांधा गया है और ये इस एंगल से 60 डिग्री, और इस यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, यानी कि जो एंगल है बन रहा है 60 डिग्री। और ये जो डोरी है ना, डोरी, ये डोरी है, तो डोरी को ही, डोरी की लंबाई हमको निकालना है, यानी कि डोरी की जो लंबाई है ये क्वेश्चन मार्क है, यही हमको निकालना है। और ये जो भूमि से पतंग, इसकी जो ऊंचाई है ये हमको पता है, ये 60 मीटर दे रखा है। इसको, अच्छा, इसको कोई मानने की जरूरत नहीं है कि यहाँ और यहाँ से काम हो जाएगा हमारा, तो इसको कोई नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। तो अब क्या क्या हमको दिखा, पहले दिया हुआ है, अब हमको क्या क्या दिया पहले वो लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, ये हमको पता है तो ये लिख लेंगे। उसके बाद जो ये एच, ये हमने माना है, तो डोरी ये माना है, तो माना डोरी की लंबाई, इसको एच मान लेते हैं, तो एच बराबर ये क्वेश्चन मार्क है, ये एच क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और एक एंगल हमको दिया हुआ है ए बी सी, तो ए बी सी बराबर कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल हमको दे रखा है यहाँ पर। अब इस ट्राइंगल में ए बी सी में लेंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी में, अच्छा यहाँ पर टैन नहीं लेंगे, क्यों टैन नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये कर्ण है और ये लंब है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारे पास ए सी, और बटे कर्ण क्या है हमारा ए बी, ठीक है। लंब बटे कर्ण से हमने क्यों लिया है, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमको कर्ण निकालना है, ये कर्ण होता है, तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण वाला कोई फॉर्मूला लेना पड़ेगा, जैसे कि साइन या कॉस, लेकिन कॉस नहीं ले सकते, उसमें आधार चाहिए, तो आधार तो नहीं दे रखा है, हमें लंब दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण हमने इसीलिए लिया था यहाँ पर। तो साइन 60 यानी कि रूट, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ए सी, ये ए सी रहा, ए सी का मतलब कितना 60, और ए बी तो हमको निकालना है, एच है क्वेश्चन मार्क, एच यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये √3h बराबर ये 2, √3h बराबर ये क्या 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 60, तो √3h बराबर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना 120 हो जाएगा, तो h बराबर 120, और ये √3 बटे में आ जाएगा। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 120 √3, और यहाँ पर √3 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 20, यहाँ कितना 40 हो जाएगा, तो h बराबर 40 √3, ये हो जाएगा क्या मीटर। तो इसको साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने सेट 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है, अब सेट 3, ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको लगवाऊंगी, उसको समझाऊंगी डिटेल में, ठीक है।